साल 1946 जियोलॉजिस्ट रेग स्प्रिग जब साउथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एडियाकारा हिल्स में रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर यह फॉसिल मिला जिसकी बनावट देखने में बिल्कुल किसी डिस्क की तरह लग रही थी, जैसे किसी जेलीफिश का फॉसिल हो। पर इतनी क्रांतिकारी खोज करने के बावजूद किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि स्प्रिग सबको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फॉसिल्स एडियाकारा हिल्स में पाए गए थे, जिनको लेकर ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ आज से करीब 600 मिलियन साल पहले एग्जिस्टेंस में आए थे। जबकि वहीं पर जब हम बात करें कॉम्प्लेक्स लाइफ के एग्जिस्टेंस में आने की ना, तो उसके लिए काफी पहले से ही यही माना जाता रहा था कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे। अब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हुआ था अप्रोक्सीमेटली 540 मिलियन साल पहले और ये फॉसिल्स खोजे गए 600 मिलियन साल पुरानी जगह पे, जो वैज्ञानिकों की टाइमलाइन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स लाइफ के इमर्जेंस के पहले की बात हो गई, जिस वजह से वो इस पर मान ही नहीं रहे थे। मगर देखो, सच कड़वा क्यों ना हो, रहता तो वो सच ही है। एनालिसिस और रिसर्चेस की गई तो ये पता चला कि फॉसिल सच में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पहले का था, जिसके बाद काफी लंबे डिस्कशंस के बाद साल 2004 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस यानी कि IUGS ने इन इलाकों के खोजे गए फॉसिल्स को थॉरोली देखा और 630 से 540 मिलियन साल पहले के पीरियड को ऑफिशियली एडियाकारन पीरियड डिक्लेयर किया और ये भी एग्री किया कि इसी पीरियड में सबसे पहली बार कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आई थी। नाउ दिस स्मॉल फॉसिल प्रूव्ड कि वैज्ञानिक गलत थे और इसने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ था, लेकिन कैसे और क्यों हुआ था इसका जवाब अभी भी ड्यू था। एंड रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो ये साबित करता है कि आज धरती पर जो जीवन मौजूद है ना, वो एक ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की वजह से है जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड अपने वीकेस्ट पॉइंट में थी और इसका एटमॉस्फेयर हमेशा के लिए ठीक उसी तरह जाने वाला था जैसा कि मंगल ग्रह का चला गया। नाउ वीक मैग्नेटिक फील्ड ने हमें जीवन दान कैसे दिया और धरती मंगल ग्रह बनने से कैसे बच गई, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कोई लिटरल धमाका नहीं था, बल्कि ये कैम्ब्रियन पीरियड में घटने वाले वो इवेंट्स थे जिसने हजारों मल्टी सेल्यूलर लाइव्स और उनकी सैकड़ों स्पीसीज को रास्ता दिया। और इससे पहले कि हम इसका भविष्य जाने, सबसे पहले ये समझते हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या था। देखो, अर्लियर थियरीज के हिसाब से ना आज से करीब 550 मिलियन साल पहले लाइफ धरती पे सिंगल सेल्यूलर या बहुत ही सिंपल लाइफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट किया करते थे और बीते कई लाख सालों से ऑर्गेनिजम्स का रेट ऑफ एवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मगर तभी करीब 530 मिलियन साल पहले कुछ हुआ जिसकी वजह से जिस समुद्र में वही रेगुलर सिंपल स्पीसीज घूमती थी, उनकी जगह कई सारी नई स्पीसीज आ गई, जैसे कि मोलस्कस, वॉर्म्स, आर्थ्रोपॉड्स, कॉर्डेट्स वगैरह वगैरह, और लाइफ फॉर्म डाइवर्स होने लगा। अब अचानक से ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी में जो तबाही मची, उसको जियोलॉजी की भाषा में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। मगर इस घटना को अंजाम देने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसको लेकर थियरीज बहुत सी है, बट कंफर्म जवाब जो सारे क्राइटेरियाज को मैच करता हो, वो अभी भी दे पाना सबके लिए मुश्किल है। और शायद वैज्ञानिक उस जवाब को इसीलिए भी नहीं खोज पाए हैं क्योंकि वो गलत तो थे, बस उन्हें उसका अंदाजा नहीं था। देखो, भले ही उस समय स्प्रिग्स की किसी ने भी नहीं सुनी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी उस जगह पर खोज करनी नहीं रोकी और अपनी खोज के दौरान उन्हें कई तरह के जीव मिले, जैसे एनीमोनस, एनिलिड, वॉर्म्स, क्रुस्टेशियंस, एकिनोडर्म्स और कुछ तो ऐसे जीव भी जो शायद ट्राइटोबाइस तक का पूर्वज हो। अभी नहीं खोजों के बीच एक बार जियोलॉजिस्ट को यहाँ पे ये फॉसिल भी मिला था। इस समय जिस फॉसिल को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक्चुअल में एडियाकारन पीरियड में रहने वाले सबसे बड़े जीव डिकिंसोनिया रेक्स का है और ये शायद इस वीडियो का सबसे खास जीव है, क्योंकि अगर आप इसके फॉसिल को गौर से देखेंगे तो आपको इसके बीच से किसी बैकबोन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स एवर फाउंड, जो बहुत ही हिस्टोरिक बात है। क्योंकि जहां पहले ये कहा जाता था कि वर्टिब्रेट्स कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के भी बाद करीब 518 मिलियन साल पहले आए थे, वहीं 600 मिलियन साल पहले किसी वर्टिब्रेट फॉसिल का मिलना इस बात का सबूत है कि ये स्पीसीज हमारे पूर्वानुमान से और भी कई करोड़ों सालों से धरती पर रहा करते थे।
अब दोस्तों जिस तरह से कैम्ब्रियन पीरियड में लाइफ फॉर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने वाले इंसिडेंट्स को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है ना, ठीक उसी तरह एडियाकारेन पीरियड में भी जो नंबर ऑफ स्पीसीज का सडन जंप आया था उसे कॉज करने वाले फेनोमेना को एवेलॉन एक्सप्लोजन कहा जाता है। एंड अनलाइक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एवेलॉन एक्सप्लोजन कैसे और क्यों हुआ था इसका जवाब हमें पता है। देखो, एवेलॉन एक्सप्लोजन को विटनेस किया गया था करीब 575 मिलियन साल पहले, मगर इसका बिल्डअप और एग्जीक्यूशन कई सारे प्री इवेंट्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर रहा क्रायोजेनियन पीरियड। एडियाकारेन पीरियड से पहले अर्थ स्नोबॉल फेज से गुजर रही थी और चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर धरती को ढके हुए थी। इसे ही जियोलॉजी की भाषा में क्रायोजेनियन पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये लाइफ डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2 फैक्टर से काफी फायदेमंद साबित हुआ था। देखो, पहले तो लाखों सालों तक होने वाला ग्लेशिएशन की वजह से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स में जिनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी ज्यादा थी वही फिल्टर आउट होके अगले पीरियड में कंटिन्यू कर पाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ इस पीरियड का एंड। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पीरियड के अंत में काफी बड़े स्केल पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी, जिनसे ग्लोबल टेम्परेचर में सॉर्ट ऑफ राइज देखने को मिला था और बर्फ पिघलने लगी थी। और ये पूरी कहानी नहीं है। क्रायोजेनियन मैग्मेटिक और वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ साथ उस वक्त की न्यूली इमर्जिंग लिक्विड बॉडीज पे ढेर सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी डिपॉजिट हो गए थे, जिन्होंने एग्जिस्टिंग अर्ली लाइफ को फ्लोरिश करने के लिए और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन के लिए आगे जगह बनाई। अब देखो, मिनरल्स मिल गए, पानी मिल गया, मगर पजल का एक पीस अभी भी यहाँ पे मिसिंग था और वो था रिच ऑक्सीजन का। कोई ऐसा डेटा नहीं था जो इस बात को प्रूव करता हो कि एडियाकारेन पीरियड में अर्थ का ऑक्सीजन लेवल पहले के मुकाबले एनरिच हुआ था, जिनसे कि ये लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई। मगर रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के लोगों ने इस मुद्दे पे नेचर जर्नल में 2 मई के दिन एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया एंड द रिजल्ट विल ब्लो योर माइंड। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के रिसर्चर्स को इस बात का शक था कि वो ऑक्सीजन वाले एंगल को इग्नोर करके एक ऐसे फैक्टर को अनदेखा कर रहे हैं जिसने इस लाइफ की नींव डाली होगी। आफ्टर ऑल, अर्थ कई बार ग्लेशिएशन से गुजरी है और हर बार वॉल्केनिक एक्टिविटीज ने उसे ग्लेशिएशन से बाहर निकलने में मदद की है। बट उन्हें ये डाउट था कि उन्हें ये मिसिंग पीस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही मिलेगा। एंड व्हाट मेक्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर यूनिक इस ग्रह की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, प्लान ये था कि रिसर्चर्स की टीम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगी कि क्या बीते मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कोई फ्लक्चुएशंस आई है, और अगर आई है तो क्या उसका धरती के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे कोई डिफरेंस पड़ा होगा। नाउ सिंस मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे थर्मल डिटेक्शन या एल्गोरिदम्स के मदद से प्रिडिक्ट किया जा सके, क्योंकि देखो, अर्थ के केस में इसकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली कोर के लिक्विफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन पे निर्भर करती है। इस वजह से उन्हें किसी ऐसी चीज को ढूंढना था जो मैग्नेटिक फील्ड के ट्रेसेस को अपने अंदर प्रिजर्व रख सके। और इसी तलाश में इस इन्वेस्टिगेशन के लीड रिसर्चर जॉन टार्डुनो को मिला उनका मैजिकल एलिमेंट, जो थे फेल्डपार्स और एनोर्थोसाइट रॉक्स में मौजूद पायरोक्सिन क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ऐसे मैग्नेटिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो उस वक्त के मैग्नेटाइजेशन को अपने अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं जिस समय इन क्रिस्टल्स की संरचना हुई होती है, जिसका मतलब कि जब प्रिजर्व्ड पार्टिकल्स की मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी तब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी एंड वाइस वर्सा। अब उन्होंने पहले अलग अलग पायरोक्सिन्स का मैग्नेटाइजेशन निकाला, फिर कार्बन डेटिंग की मदद से उन क्रिस्टल्स की एज निकाली और इन दोनों डेटा को कंबाइन करके कंपेयर किया कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी। एंड दे वेयर राइट। रिसर्च में यह पाया गया कि एडियाकारेन पीरियड के शुरुआती दौर में करीब 26 मिलियन सालों तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपने अब तक के सबसे वीकेस्ट दौर पे थी, आज से करीब 30 गुना ज्यादा कमजोर। और इसी वीक मैग्नेटिक फील्ड ने रिसर्चर्स को उनका फाइनल मिसिंग पीस भी दे दिया। वीक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है सोलर फ्लेयर से कम प्रोटेक्शन और एटमॉस्फेरिक गैसेस का लीकेज। जॉन ने यह प्रेडिक्ट किया कि इसी वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद लाइट वेट एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन को अर्थ के एटमॉस्फेयर से छीन के आउटर स्पेस में ले गए। और अगर यही हाइड्रोजन लॉस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो तो ना सिर्फ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस रेशियो इंक्रीज हो जाता है, बल्कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बन जाता है ना, उनका रेट भी कम हो गया होगा।
करोड़ों सालों तक जारी इसी हाइड्रोजन लॉस की वजह से एटमॉस्फेयर और ओशियन सरफेस दोनों में ऑक्सीजनेशन रेट बढ़ने लगा, जिससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ ज्यादा ऑक्सीजन भी होने से एडवांस और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को इवॉल्व होने की बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई और रिजल्ट मेरे और आपके रूप में दुनिया के सामने है। हालांकि दोस्तों, जिस मैग्नेटिक फील्ड के वीक होने से हम आज एग्जिस्टेंस में आए हैं, उसके लिए हम खुश भले ही कितना क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड कुछ और समय तक ऐसा ही वीक बना रहता ना, तो हमारी पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर भी लॉस हो सकता था, जिसके बाद हमारे ग्रह का भी हूबहू वही हाल होता जो आज मंगल ग्रह का है और हमारा वर्तमान कभी भविष्य भी ना बन पाता। बट फॉर्चुनेटली एकदम सही समय पे अर्थ का कोर वापस से लिक्विफाई हो गया, जिसके मूवमेंट से एक बार फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने वही स्ट्रेंथ रिटेन कर ली, जिसके कारण हम जीवित रह पाए। नाउ आई नो कि आपके मन में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे कोर का स्टेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करता है, हमारा कोर सॉलिड या लिक्विफाई कैसे होता है, और क्या बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के कोर्स भी ऐसे ही होते हैं। देखो, ये सब कुछ कवर होता है जियो डायनामो में, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो देखने के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कॉमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे हमने मार्स पे रहने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन खोज लिया है, जो लोकेशन है ये दरार। लेकिन आखिर ये लोकेशन मार्स पे रहने के लिए अच्छा क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।